सभी का बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी क्लास के वीडियो क्लास में स्वागत है। आई एम संजय द्विवेदी विथ न्यू टॉपिक क्रोमैटिन नेटवर्क। पिछले वीडियो क्लास में मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया था, जिसके 4 कंपोनेंट गिनाए गए थे। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस और चौथा क्रोमैटिन नेटवर्क। आज चौथे टॉपिक के बारे में बताएंगे, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क कुछ नहीं है, दीज आर थीन थ्रेड लाइक इंटरवोवेन स्ट्रक्चर फाउंड एम्बेडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पतले धागे सदृश धागे की तरह उलझी हुई संरचनाएं हैं जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में डूबी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड अटैच्ड विद न्यूक्लियर लेमाइना, और ये न्यूक्लियर लेमाइना की मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। These chromatin networks can be observed only during interphase। अब एक टर्म आ गया इंटरफेज। इस नेटवर्क को हम सिर्फ इंटरफेज में ही देख सकते हैं। द टू सेल डिवीजन के बीच, 2 सेल डिवीजन के बीच का जो टाइम गैप है उसको हम इंटरफेज कहते हैं। The time gap between 2 successive cell division is known as interphase। ये network like structure of chromatin can be observed only during interphase। अब कोई सेल इंटरफेज से आगे बढ़ जाए सेल साइकिल में तो उस फेज को हम फेज ऑफ डिवीजन कहते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस chromatin network become coiled and thick, and that coiled and thick structure of network is known as chromosome। फिर से सुनिए, इंटरफेज में जो थीन थ्रेड लाइक अनक्वाइल्ड स्ट्रक्चर था, सेल डिवीजन के दौरान वह क्वाइल्ड थिक शार्ट लेंथ का हो जाता है और उसी स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं। यानी क्रोमोसोम कुछ और नहीं, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन का ही बना हुआ भाग है। हम इंटरफेज में नेटवर्क बोलेंगे और सेल डिवीजन के दौरान उसको क्रोमोसोम बोलेंगे। हम पढ़ाई नेटवर्क के रूप में इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वह उलझा हुआ होता है, उसकी मार्फोलॉजी, उसका शेप वहां समझ में नहीं आता। द मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज स्टडी ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम, इज वेल स्टडीड एट मेटाफेज, while the study of shape of chromosome is well studied at anaphase of cell division। यानी हमें क्रोमोसोम पढ़ने के लिए, क्रोमैटिन नेटवर्क पढ़ने के लिए क्रोमोसोम पढ़ना पड़ता है। अब इस बात, इन 2 टर्म का ध्यान रखना है। क्रोमैटिन नेटवर्क इंटरफेज में है और वही चीज क्रोमोसोम में। अब एक विचार आता है कि क्रोमैटिन नेटवर्क क्रोमोसोम में कैसे बदल गया। How it is possible? इंटरफेज से कोई सेल डिवीजन में जाएगी तो कैसे चेंज हो गया? इसका बहुत साधारण सा आंसर है, जब कोई सेल डिवीजन के फेज में जाती है तो उसका न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, और सेल डिवीजन जब खत्म होता है तो रीअपियर्स होती है, जैसा न्यूक्लियोलस पढ़ाते हुए बताया गया था। अब यहां ध्यान देना है, द मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम आर इंटरचेंजेबल। Whenever nucleolus appears, chromosome disappears and vice versa। क्रोमोसोम जब दिखेगा तो न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, और जब न्यूक्लियोलस दिखेगा तो क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। इसका मतलब उनके मटेरियल एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं, दोनों में से कोई एक ही ऑब्जर्वेबल होता है। अब क्रोमोसोम के बारे में जानकारी करते हैं। क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय हॉफमिस्टर इन pollen mother cell of Tradescantia। I am repeating, chromosome was first observed by a scientist Hofmeister in pollen mother cell, that is anther of a plant, उसका नाम है Tradescantia। The term chromosome was used by Waldeyer, एक साइंटिस्ट जिनका नाम विल्हेम रॉक्स है। Wilhelm Rox described chromosome as a vehicle of heredity। क्यों ऐसा कहा उन्होंने?
The unit of heredity is gene. The unit of heredity is gene. And genes are located on chromosomes. तो जहां जहां क्रोमोजोम, जिस जिस सेल में क्रोमोजोम जाएगा उस पे उपस्थित जीन भी जाएगा. That's why chromosome is regarded as vehicle of heredity. Genes are located on chromosomes. It was experimentally proved by Sutton and Boveri. आगे चलकर एक थ्योरी भी दी गई जिसका नाम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है. यह क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was also provided by Sutton and Boveri. क्रोमोसोम्स सामान्यतः हर यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोट में क्रोमोसोम्स नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम्स को बनाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन का होना जरूरी है और प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है. द सिंगल बेसिक सेट, एक सेट, single basic set of chromosome of an organism is known as genome. टर्म पे ध्यान दीजिए. जीनोम denotes single basic set of chromosome of an organism. Usually organisms have two sets of genome. All such organisms are called diploid. सामान्यतः जीवों में क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं और एक बेसिक सेट को हम जीनोम कहते हैं. द स्मॉलेस्ट नोन मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम is reported in a fungus, Mucor mucoido, where n is only 1. The minimum number of chromosome in an angiosperm is reported for Haplopappus gracilis, where n is 2. Haplopappus gracilis belongs to family Compositae. The minimum number of chromosome in animal is reported for Ascaris, where n is 1. The maximum number of chromosome is reported in a fern, Ophioglossum reticulatum, where 2n is equal to 1:62. सर्वाधिक संख्या का क्रोमोसोम एक फर्म में रिपोर्ट किया गया है जिसका नाम ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम है, जहां पे 2n दो सेट की वैल्यू 1262 है. ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम को हम एडर्स टंग भी कहते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनिमल इज रिपोर्टेड फॉर एलोकैंथा. द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ क्रोमोसोम इज रिपोर्टेड इन fungus. Largest size of chromosome is reported in Trillium, जहां इसकी लंबाई 30 माइक्रोन है. Usually, plants have large size chromosomes as compared to animals, and monocots have large size chromosome as compared to dicots. In case of Drosophila, the average size of chromosome is 3 micron. In case of human, the average size of chromosome is 5 micron. In case of Giamese, that is Macca, the average size of chromosome is 7 micron. आगे हम लोग क्रोमोसोम के एक टिपिकल क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. सामने बोर्ड पे एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें उसके सारे कैरेक्टर दिख रहे हैं. एक क्रोमोसोम ऐसी संरचना होती है जहां दो लीफ किसी एक जगह पे जुड़ी हुई हो, यानी दो भुजाओं वाला एक संरचना होता है. इसकी भुजाओं को हम क्रोमैटिड कहते हैं. क्रोमोसोम की टिप को टीलोमियर कहा जाता है
The tip of chromosome is telomere. The term telomere was given by Muller. Telomere is responsible for individuality of a chromosome. The telomeric DNA is synthesized with the help of enzyme telomerase. A specific protein TRF in human is responsible for checking lengthening of telomere. टेलोमियर ज्यादा बढ़ न जाए इसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में होती हैं। ह्यूमन में जो होता है उसका नाम है TRF प्रोटीन। टेलोमियर और क्रोमैटिड, क्रोमैटिड जिस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम पेलिकल कहते हैं। दिस पेलिकल इनक्लोजेस fluidal substance called matrix. Both pellicle and matrix are non-genetic in nature. The genetic part of chromatid is chromonymata. These are thin, thread-like fibril structure which are interwoven, coiled, and present in matrix and surrounded by pellicle. The term chromonymata was given by Wittjowski. पहले ही हमने बताया कि क्रोमोसोम के जेनेटिक पार्ट का नाम क्रोमोनिमेटा है। क्रोमोनिमेटा क्रोमेटिड के अंदर पेलिकल से कवर्ड रहता है और मैट्रिक्स में पाया जाता है। इनमें किस तरह की क्वाइलिंग है उसको ध्यान में रख के इनके दो टाइप बताए जाते हैं। एक क्वाइलिंग पैरेलल होती है, एक क्वाइलिंग उलझी हुई होती है। जो उलझी हुई होती है उसको प्लेक्टोनेमिक कहते हैं। जो पैरेलल होती है उसको हम लोग पैरानेमिक कहते हैं। PARANEMIC। Chromonymata shows two types of coiling. One is plectonemic, another is paranemic. Plectonemic interwoven coiling of क्रोमोनिमेटा है एंड पैरेलल अरेंज फाइब्रिल्स ऑफ क्रोमोनिमेटा को हम पैरानेमिक कॉइलिंग कहते हैं। क्रोमोसोम जिस जगह पे कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, द पॉइंट एट विच क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड इन ए क्रोमोसोम, जहां पे भुजाएं क्रोमोसोम की जुड़ती हैं, दैट साइट इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी को हम काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर और काइनोमियर भी कह लेते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और काइनेटोकोर टर्म में डिफरेंस है। द क्लियर ट्रांसपेरेंट जोन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इज काइनेटोकोर। द पोजीशन ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन ए क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक। हर क्रोमोसोम में कहां पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा ये फिक्स होता है और उसकी क्लियर ट्रांसपेरेंट जोन को काइनेटोकोर कहते हैं। काइनेटोकोर का काम है to provide site for attachment of spindle fiber in cell division. सेल डिवीजन के दौरान स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के जिस पॉइंट पे अटैच होते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड काइनेटोकोर। एक टर्म हम बोलने जा रहे हैं, काइनेटोसोम। काइनेटोसोम इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजेला। यहां पे हम जो टर्म बोल रहे हैं काइनेटोकोर, सो डू नॉट कंफ्यूज विथ काइनेटोसोम। काइनेटोसोम अलग टर्म है, काइनेटोकोर अलग टर्म है। क्रोमोसोम के एंड पे एक और कंस्ट्रक्शन होता है, सिकुड़ा हुआ भाग होता है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट। इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट को हम न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं, NOR, because it is responsible for organization of nucleolus. It contains rDNA, which helps in formation of rRNA and ribosome. Any dark strand part present beyond NOR is called satellite. इसके बारे में जिसने बताया था उनका नाम ट्राबेंट है, इस वजह से इसको हम लोग ट्राबेंट बॉडीज भी कहते हैं। द क्रोमोसोम
present in satellite is heterochromatid, a dense dark knob like structure present beyond NOR है। एक और बात, on the basis of position of centromere, on the basis of position of centromere, there are four types of क्रोमोसोम। किस जगह पे सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में लगा, जैसा मैंने पहले ही बताया, एक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन फिक्स है, और कहां पे लगा है इसको यदि आधार बना दें तो क्रोमोसोम के चार प्रकार। पहले प्रकार का नाम टीलोसेंट्रिक। इन केस ऑफ टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर लाइज ऑन टिप ऑफ क्रोमोसोम, इट इज वेरी रेयर क्रोमोसोम। सेकेंड वन इज एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर की पोजीशन स्लाइटली अवे फ्रॉम टिप होती है। एट द टाइम ऑफ एनाफेज दिस क्रोमोसोम अपीयर्स रॉड शेप। हमने पहले ही बताया कि शेप की पढ़ाई, क्रोमोसोम के शेप की पढ़ाई एनाफेज में करते हैं, और यदि एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एनाफेज में हो तो देखने में रॉड शेप होगा। थर्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम on the basis of position of centromere is metacentric. In this case, centromere lies in middle of chromosome and it appears V-shaped during anaphase. Last and fourth one is submetacentric, where centromere lies slightly away from middle, that is submedian. It appears L-shaped during anaphase. एक और बात, सेंट्रोमियर के नंबर को यदि हम ध्यान में रखें तो नंबर के आधार पर भी क्रोमोसोम के प्रकार बन सकते हैं, और इनके टाइप हैं। पहला एसेंट्रिक, द क्रोमोसोम वेयर सेंट्रोमियर इज एब्सेंट, इट इज वेरी रेयर। सच क्रोमोसोम आर नॉट फाउंड यूजुअली, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ mutation. The most common type of chromosome is monocentric, where only one centromere present in a chromosome. In culture of maize, chromosome may have two centromeres, and such chromosomes are called dicentric, chromosome with two centromere. Last and fourth one is polycentric, chromosome with a number of centromere. This type of chromosome is reported in insects and ascaris. क्रोमोसोम के जो पार्ट समझाए गए उनको मैं समराइज कर रहा हूं। क्रोमोसोम का जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, जिसको हम टिप ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं, वो टीलोमियर हो गया। जो भुजाओं जैसी संरचनाएं क्रोमोसोम में होती हैं, उनमें से भुजाओं को हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। भुजाएं जिस पॉइंट पे अटैच होती हैं उनको हम सेंट्रोमियर कहते हैं या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्रोमोसोम का वह भाग जो क्रोमैटिड से बाहर अटैच होता है और न्यूक्लियोलस बनाने काम आता है, उसको हम लोग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। इसी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम NOR यानी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहते हैं। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन में RDNA पाया जाता है, और यही RDNA न्यूक्लियोलस में भी पाया जाता है। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के आगे का जो भी नॉब लाइक डार्कली स्टेन्ड पार्ट था, ग्लोबुलर, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। दोज क्रोमोसोम्स which have satellite are called side chromosome, SAT, side chromosome. SAT stands for साइने एसिड थाइमीन्यूक्लिनिको। फिर से रिपीट कर रहे हैं, साइड क्रोमोसोम में साइड का मतलब है, SAT का मतलब है साइने एसिड थाइमीन्यूक्लिनिको। ये जो सैटेलाइट है, इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस, उसी की वजह से यह डार्क और डेंस होता है। Sometimes there are two satellites in a chromosome. Such chromosomes are called tandem side chromosome. इस तरह का क्रोमोसोम
मेज में रिपोर्ट किया गया है। फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया था कि इसकी पोजीशन स्पेसिफिक है क्रोमोजोम में, जिस भी क्रोमोजोम नंबर पे जहां होगा हर सेल के उस क्रोमोजोम नंबर पे वहीं पाया जाएगा। और इस स्पेसिफिक पोजीशन की वजह से पोजीशन को ध्यान में रखकर भी क्रोमोजोम के टाइप पढ़े जाते हैं। वो 4 टाइप बताए गए थे, एसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक, डाइसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक। ये इनके नंबर के आधार पे थे। पोजीशन के आधार पे जो क्रोमोजोम के 4 टाइप बताए गए थे वो था टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। एक और बात, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम्स। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में जिसका रोल है वो जीन है। जीन जहां पाया जाता है वो क्रोमोजोम है। वे क्रोमोजोम जिन पे वे कैरेक्टर पाए जाते हैं जिनका संबंध रिप्रोडक्शन से नहीं होता, उनको हम लोग सोमैटिक क्रोमोजोम कहते हैं या ऑटोसोम्स कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, दोज क्रोमोजोम्स which have no role in reproduction or sex determination are called autosomes. Those chromosomes which have role in reproduction, sex determination are called heterosomes or sex chromosome. ह्यूमन में 2 सेक्स क्रोमोसोम हैं, X and Y। एक और बात, हम क्रोमोसोम को स्टेन करें यानी रंगें, आश्चर्यजनक तौर पे एक ही स्टेन से एक ही क्रोमोसोम के 2 रंग पकड़ लेते हैं, 2 तरह का रंग पकड़ लेता है। यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए क्रोमोसोम, देयर मे बी 2 पार्ट्स ऑफ ए क्रोमोसोम। वन पार्ट इज लाइटली स्टेन्ड known as euchromatin. Another part is darkly stained known as heterochromatin. ये लाइट और डार्क क्यों है? एक ही क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम डीएनए के बने हैं, डीएनए नाइट्रोजन बेस के बने हैं, नाइट्रोजन बेस भी डीएनए के फिक्स हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। फिर ये डिफरेंट कलर कैसे, लाइट और डार्क कलर कैसे पकड़ते हैं, इनके बारे में बता देते हैं। इनका बेसिक रीजन क्या है। यदि हम एक ही टाइप के बेस सीक्वेंस को बार बार रिपीट करें तो वो डार्क कलर का हो जाएगा। यदि उनको हम चेंज करते जाएं तो वह उतना डार्क नहीं होगा, यानी वो लाइट कलर का हो जाएगा। यानी रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस के चलते क्रोमोसोम के कुछ पार्ट डार्कली स्टेन्ड होते हैं और कुछ पार्ट लाइटली स्टेन्ड के होते हैं। और इन लाइटली स्टेन्ड को हम यूक्रोमेटिन और डार्कली स्टेन्ड को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। इस प्रॉपर्टी ऑफ क्रोमोसोम को हेट्रोपिग्नोसिस कहते हैं। Different staining property of a chromosome is described as heteropignosis by Emil Hitch. ध्यान से देखिए, बोर्ड पे हमने यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को बड़ा ही आसान शब्दों में डिस्क्राइब कर रखा है। ऊपर लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस of staining property there are 2 parts of chromosome. There may be 2 parts of a chromosome. इसके बाद कॉलम बना हुआ है। एक कॉलम में लिखा है यूक्रोमेटिन, दूसरे कॉलम में लिखा है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के बारे में पहले देखते हैं। यूक्रोमेटिन के बारे में बताया जा रहा है कि यह क्रोमोसोम का वह पार्ट है विच इज लाइटली स्टेन्ड पार्ट। हमने बताया कि जो रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस से नहीं बनेंगे उनका कलर लाइट होगा। ये यूक्रोमेटिन जेनेटिकली एंड मेटाबॉलिकली एक्टिव है। इसका अभिप्राय क्या है? जेनेटिकली एक्टिव होगा तो इट कैन ट्रांसक्राइब फंक्शनल एमआरएनए। जो जीन एक्टिव होगा वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा। इनका रेप्लिकेशन, ये बनते कब है? रेप्लिकेट इन अर्ली एस फेज। ये एस फेज में बनते हैं। सारे डीएनए एस फेज में बनते हैं, क्रोमोसोम के कंपोनेंट एस फेज में बनते हैं, लेकिन जो यूक्रोमेटिन के कंपोनेंट होंगे ये थोड़ा एस फेज में पहले बनेंगे।
अगला कैरेक्टर बताया गया है कि इट इज नॉन कंडेंस्ड इन इंटरफेस। इंटरफेस के दौरान क्रोमेटिन नेटवर्क होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क अनकॉइल इंटरवूवेन थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था और ये वैसे ही हैं। दीज आर नॉन कंडेंस्ड इन इंटरफेस। लास्ट में लिखा है इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सीधा सा इसका अर्थ है, जो जेनेटिकली एक्टिव होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, वही प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, क्योंकि वही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में भाग लेगा। अब इसके अपोजिट पार्ट पे आते हैं, दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन वह पार्ट है क्रोमोसोम का जो डार्क स्टेंट है, जिसकी वजह से वह जेनेटिकली इनर्ट है, यानी यह कैन नॉट ट्रांसक्राइब फंक्शनल एमआरएनए। जब वह फंक्शनल एमआरएनए नहीं बना सकता तो वह प्रोटीन की सिंथेसिस में भी भाग नहीं ले सकता। इसका मतलब वह जीन का एक्सप्रेशन नहीं कराएगा और इस तरह से वह जेनेटिकली इनर्ट है। इट इज रेप्लिकेटेड एट लेट एस फेज। इसके बारे में थोड़ी और बात। इट इज रिमेन कंडेंस्ड इन इंटरफेस। इंटरफेस में क्रोमोसोम को थीन थ्रेड लाइक अनकॉइल होना था, लेकिन यहां पे तो पाया जा रहा है कि यह इंटरफेस में भी कंडेंस्ड रहेगा और कंडेंस्ड होने के नाते कैन नॉट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जेनेटिकली इनर्ट है, सो इट कैन नॉट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये सारे कैरेक्टर जो बताए गए ये हेट्रोक्रोमेटिन के थे। हमने शुरू में ही बताया कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर क्रोमोसोम के पार्ट हैं और यह कैरेक्टर क्रोमोसोम का हेट्रोपिग्नोसिस कहलाता है। और इसके बारे में जिसने आइडिया दिया था उसका नाम इमिल हिट्ज है। आगे पढ़ने पे पता चलता है कि हेट्रोक्रोमेटिन के भी दो भाग हो जाते हैं। इसमें से एक भाग को हम कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव शब्द का निर्माण कांस्टेंट से हुआ है। जो क्रोमोसोम का पार्ट कांस्टेंटली या परमानेंटली कंडेंस्ड है इंटरफेस में, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये परमानेंटली कंडेंस्ड है, इसका कारण भी होगा। कारण नीचे लिखा हुआ है, इट इज हाईली थिकेंड, बहुत ही थिक है। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस, जिसके बारे में हम पहले से बता रहे हैं। एक ही बेस यदि बार बार रिपीट करेगा तो वह स्ट्रक्चर स्टेन करने पे डार्क हो जाएगा। अब इनके कार्य क्या हैं ये भी स्पष्ट हो जाए। दे एक्ट एज स्पेसर बिटवीन वाइटल जीन्स। ये वाइटल जीन्स के बीच स्पेसर का काम करते हैं। दो वाइटल जीन हैं, यदि उनके बीच में हेट्रोक्रोमेटिन है तो हम एक वाइटल जीन में यदि कोई चेंज लाएंगे तो उसका प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि यूकैरियोट में जीन का नेचर स्प्लिट है। कुछ पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है और कुछ पार्ट ट्रांसक्रिप्शन में भाग नहीं लेता। जो भाग लेता है उसको हम एक्सॉन कहते हैं। ध्यान रहे, वही पार्ट क्रोमोसोम के लेवल पे यूक्रोमेटिन है। जो भाग नहीं लेता उसको हम इंट्रॉन कहते हैं और वही पार्ट क्रोमोसोम के लेवल पे हेट्रोक्रोमेटिन है। ये दे प्रोवाइड सेंट्रोमेरिक स्ट्रेंथ टू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर का निर्माण कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन से है, जो कि रिपीटेटेड बेस सीक्वेंस से बने हो कारण स्ट्रांग होते हैं। और जब एनाफेज में सेंट्रोमियर को स्पिंडल फाइबर से बांध कर अपोजिट पोल की तरफ खींचा जाता है, उस समय यह क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को टूटने से बचाते हैं। एग्जाम्पल, कौन से ऐसे पार्ट हैं क्रोमोसोम के जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन के बने हैं? साफ साफ लिखा है, टीलोमियर टिप ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर जहां पे क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं, एंड लास्ट सैटेलाइट। कुछ ऐसा भी हेट्रोक्रोमेटिन होता है जो इंटरफेज में यूक्रोमेटिन की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स इट इज नॉन कंडेंस्ड इन इंटरफेज। यानी इंटरफेज में हम देख के नहीं समझ सकते यह हेट्रोक्रोमेटिन है, बट इट बिकम्स हेट्रोक्रोमेटिन इन एम्ब्रियोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस। लेकिन जो ही सेल डिवीजन शुरू होने को होती है तो यह तुरंत अपने को हेट्रोक्रोमेटिन यानी डार्क हो जाता है। इस प्रकार
पाया गया है कि 2.5% यानी 2.5% ऑफ टोटल क्रोमोसोम आर फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन। ये एक डाटा है। और एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा किस क्रोमोसोम में पाया गया है? इट इज द सेक्स क्रोमोसोम। अब लास्ट में आता है कि क्रोमोसोम का मेन फंक्शन क्या है। क्रोमोसोम का कार्य है टू कैरी और ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्रोमोसोम का मुख्य कार्य यही है, कैरेक्टर को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करना या एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करना। ऐसा इसलिए वो कर पाता है बिकॉज इट बियर्स जीन्स। थैंक यू सो मच। आप अपनी क्वेरी देते रहिए, हम उन क्वेरीज को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।